नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे ख़ास मेहमान डीपीएस पब्लिक स्कूल जींद की ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम श्रीमती रजनी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छी शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जो उसको जीवन में एक सफल इंसान बना सके। उसी दिशा में निरंतर पिछले 30 वर्षों से कार्यरत ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम रजनी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम से जानेंगे, मैम आपकी जो बतौर एक आइडियल टीचर की जो बात करते हैं, उसकी जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। किस प्रकार से आपकी एक आदर्श टीचर, आदर्श अध्यापक के रूप में जो आपकी यात्रा चली है, उसके बारे में थोड़ा कुछ साझा करते चले मैम। देखिए, आई स्टार्टेड माई करियर समवेयर इन द ईयर 1995 जी। फ्रॉम आगरा, विच इज़ माई नेटिव टाउन। जी। तब से ये जर्नी चलती आ रही है और आज यहाँ तक पहुँची है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मुझे कोई टीचर बनाता है तो वो मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कभी मेरा टीचर बनने का एक बहुत बड़ा ड्रीम था या मैंने अपने लिए कोई विज़न रखा था जी। लेकिन आज इस जगह तक पहुँचाने में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जी। टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन आप देखिए कि हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी सी इट हैज़ बीन एन इमोशनल बॉन्ड। जी। राइट, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स यू। देखिए, एक टीचर को ना एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है अपने बच्चे की, जो इवेंचुअली मुझे समझ में आया और वो होता गया। जी। ठीक है, तो वो बच्चे ऐसे कनेक्ट होते गए कि कितने बच्चे हाथ से निकल गए और आज कहाँ कहाँ कितने बड़े ओहदों पर हैं वो बच्चे। और उनकी एक छोटी सी बात कि मैम वॉट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एक इतना सा छोटा सा ये स्टेटमेंट इतना बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। ऐसे लगता है कि यू हैव एक्चुअली गॉट द टारगेट ऑफ योर लाइफ, द गोल ऑफ योर लाइफ, है ना, जिसके लिए शायद आपको पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लोग बड़े बड़े गोल सेट करते हैं लाइफ में और उनको अचीव नहीं भी कर पाते या कर भी पाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं जी। और ये छोटे से एफर्ट्स में कोई पूरी अपनी ज़िंदगी को बनाने का श्रेय आपको दे देता है। यू नो, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो बस ऐसे ही बच्चे जुड़ते गए ज़िंदगी में और खुशियाँ लाते गए। तो मेरी ज़िंदगी में तो अगर मैं बोलूँगी तो दे आर माई लाइफ लाइन। जी। है ना। बहुत बड़ी बात मैडम ने कहा कि किसी भी अध्यापक को, टीचर्स उसके स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, बशर्ते उनके बीच में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग होनी आवश्यक है। उसके बाद ही एक आदर्श टीचर और एक आदर्श छात्र की परिकल्पना की जा सकती है। हम जानना चाहते हैं मैम, आप बतौर प्रिंसिपल, ऑनरेबल प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल को आप लीड कर रहे हैं। आपकी गाइडलाइन में ही स्कूल नित्य प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। क्या विज़न, क्या मोटो लेके चला है दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसको आप लीड रोल में उसको आप लीड कर रहे हैं? क्या मोटिव और क्या विज़न आपका है? जी। देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल जींद जो है वो एक बहुत बड़ा मिशन लेकर चला है। ये कोई ओवरनाइट, दिस इज़ नॉट एन आउटकम ऑफ एन ओवरनाइट थॉट। हमारे जो यहाँ के फाउंडर चेयरमैन हैं, जो कि आज गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं जी, उन्होंने भी अपनी जर्नी एक बहुत ही साधारण से टीचर के रूप में शुरू की थी। यू नो, he started as a very ordinary teacher and today he has become the chancellor of a university, Geeta University. So you can understand कि उनका मिशन कितना बड़ा रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया। जी।
you know, and it was his vision that I want to create a world standard school, or I want to impart world standard education in the small towns. जी You know, the kind of resources he has, he could have gone to Delhi, he could have gone to Chandigarh, he could have established this institution in any big or metro city, जी but he chose Jeel. You know, इसका कारण है कि छोटे शहरों तक वो उस तरह की एजुकेशन पहुँचे जो कि आज की ज़रूरत है. जी है ना. तो डीपीएस जीन जो है वो एक बड़े विजन को लेकर काम कर रहा है. हमारा काम है कि हम बच्चों को इस लेवल पर ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दे सकें. जी देखिए, एजुकेशन तो सभी स्कूल्स दे रहे हैं. दे ऑल आर वर्किंग फॉर नोबल कॉज, राइट. और सभी स्कूल्स एक करिकुलम लगाते हैं, किताबें होती हैं, यू नो, टीचर्स होते हैं, बट व्हाट इज़ योर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, दैट मैटर्स अ लॉट. जी यू नो, एजुकेशन इज़ व्हाट. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, तो आप आंसर होगा कि अब मेरे बच्चे का फ्यूचर बनाना जी। है. बड़ा ही कॉमन सा आंसर रहता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनना चाहिए. जी। पर वो फ्यूचर बनेगा कैसे? जी। उसके लिए एजुकेशन हैज़ टू बी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन. हम्म यू नो, जो अप्रोच है वो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर 20 ईयर्स. आज क्या चल रहा है उससे काम नहीं चलेगा. 20 साल बाद इस समाज की, इस देश की, इस यू नो पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत क्या होगी. व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड. जी वो बच्चे उस 20 साल आने वाले एनवायरनमेंट में फिट होने चाहिए. ठीक है, तो वो चीज़ को लेकर चलना है. और आज की ज़रूरत की अगर मैं बात करूं तो आज की जो ज़रूरत है वो बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत जी है, जिसमें हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की. बच्चा जो है उसका अपना रीज़न, अपना लॉजिक, ही शुड बी एबल टू इवैल्यूएट एंड एनालाइज थिंग्स. जी कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं बोल रही हूँ और अच्छा बोल रही हूँ, इफेक्टिव बोल रही हूँ, वो कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन मीन्स 2-way प्रोसेस. सामने वाला क्या चाहता है और उसकी अप्रोच क्या है उसको मैं अंडरस्टैंड करते हुए अपनी बात बोलूँ, जी तो वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इन एनी फील्ड. हर फील्ड का आप देखिए, जो ये आज की दुनिया है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग विथ फास्ट पेस. You know, the kind of pace the world is very difficult to cope up with that pace. उस दौड़ में हमें शामिल होना पड़ेगा, जी राइट. तो बच्चे की वो क्रिएटिविटी को डेवलप करना है कि बच्चा हमेशा कुछ नई थॉट्स उसके माइंड में आए, कुछ नया सोचे, उसको नई तरीके से करने का सोचे. जी ठीक है. एंड कोलैबोरेशन, उसको तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अभी आई कैन नॉट स्टैंड एज एन इंडिविजुअल, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो. जी ज़रूरत है कि हम एक टीम में काम कर सकें, तभी हम सक्सेसफुल होंगे. बिल्कुल कोई टीम लीडर होगा, कोई टीम प्लेयर होगा, जी बट दोनों का अपना रोल है, राइट. सो बच्चों को वो कोलैबोरेशन भी सीखना पड़ेगा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी हैव टेकन अप फॉर DPSG. अब NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लोग बड़ी बात कर रहे हैं. जी वी हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स. हमने वो उस अप्रोच को बहुत सालों से अडॉप्ट किया है. क्या बात है. देखिए, NEP क्या बात करता है कि आपको सारे बैरियर्स ख़त्म करने हैं ना. अब आपको मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन करना है. बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में जा सकता है, कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकता है. लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. तो मदर टंग में भी पढ़ाई कर सकता है, और यू नो इंग्लिश मीडियम जैसे आज की रिक्वायरमेंट है उसमें भी कर सकता है. तो किसी भी तरह के बैरियर्स क्रिएट नहीं करने हैं. यू नो, वी हैव टू ब्रॉडन द होराइजन. जी वी हैव टू अनलिमिट द लिमिट्स, राइट. तो हम उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं. हर बच्चा अपने आप में यूनिक है. हम उनको टैग नहीं कर सकते कि ये बच्चा स्लो लर्नर है. कैसे स्लो लर्नर क्यों है वो बच्चा? ही हैज़ गॉट अ फुली डेवलप्ड ब्रेन. हो सकता है वो मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो. ही कैन बी वेरी गुड इन स्पोर्ट्स,
ही कैन बी वेरी गुड इन म्यूजिक, ही कैन बी वेरी गुड इन डांसिंग। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी आर्ट फॉर्म्स के लिए क्या ब्रेन की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। सभी बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है, टीम प्लेइंग की ज़रूरत है। तो अगर एक बच्चा ये सब कुछ कर पा रहा है तो वो बच्चा स्लो लर्नर कैसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस एरिया है, you know, and as a teacher I have to identify, as a school I have to identify the intelligence area of my child and I have to respect that, I have to acknowledge that and I have to work on that, right? तो ऐसे ही बहुत सारी बड़ी चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य जो है, you know, the ultimate aim of this institution is that we have to create global citizens who can match the pace of this world, at the same time they are enrooted to their culture. देखिए वो भी नहीं भूलना है कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को रिलीजियस मॉरल वैल्यूज़ को केटर करते हैं, कि जैसे हमारे मॉर्निंग असेंबली में गीता श्लोक का प्रोग्राम चलता है। तो बच्चों को अपनी रूट से भी जोड़ कर रखना है ना। हमारे बच्चे आज भी आते हैं जाते हैं तो वो पैर छूते हैं, यू नो, तो वो कल्चर को भी प्रिजर्व करना है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मीट करना। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से नज़दीक से जब हमने DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक्टिविटीज़ को देखना चाहा तो समझ में आता है कुछ बच्चे जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उन बच्चों का भी पार्टिसिपेशन किसी भी कल्चर इवेंट में या कोई, जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पढ़ाई में तो पार्टिसिपेशन है ही, तो इस प्रकार का अनोखा प्रयास हमने खुद अपनी आंखों से देखा और उसमें उन बच्चों को फुली सपोर्ट करते हुए हमने स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को देखा। बड़ा एक अनोखा एक चेहरा, एक मानवीय चेहरा नज़र आता है जब स्कूल प्रशासन ऐसे अलग नहीं करते, उसको भीड़ का हिस्सा बनाकर उसको एक ऐसा स्टेज मुहैया कराते हैं जहां वो बच्चा भी अपने आप को एक अनोखा और यूनिक बच्चे की श्रेणी में पाता है। ये किस प्रकार का इनिशिएटिव मैडम आपने लिया? बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बाहर से देखने आता है कोई इवेंट्स को, और जब आप पूरी टीम और आपके नेतृत्व में इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, बहुत इंस्पायरेशनल वो एक थॉट नज़र आता है मैम। देखिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो दे आर स्ट्रगलिंग विद सर्टेन चैलेंजेस इन देयर लाइफ, यू नो, they are some of them are having hearing and speaking problem, some of them are dealing with autism, you know, there are various cases. लेकिन ये बच्चों के एंथुजियाज्म में कहीं कमी आपको यहाँ देखने को नहीं मिली। आज हमारा एनुअल रिजल्ट डे था, यू वोंट बिलीव मेनी ऑफ देम हैव शोन इम्प्रूवमेंट ऑफ 30 to 40%. पेरेंट्स आर सो हैप्पी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ में तो ये बच्चे हमेशा से आगे हम इनको रखते हैं और ये रहते हैं। इवन उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो हमारे बाकी बच्चे हैं उनसे मैच करते हैं, क्योंकि हमने कभी भी वी नेवर मेड देम स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, दे आर वन इन द क्लास, यू नो, they are one of all the children in the class. So उनका जो डेली जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़े नॉर्मल बच्चों की तरह से होता है। Besides that we have special educators जो उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी प्रोवाइड देम सो दैट दे गेट दैट कंटिन्यूस ग्रोथ। ठीक है, तो उनकी ग्रोथ का हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और उन बच्चों को बड़ा ही प्यार मिलता है। यू वोंट बिलीव कि उनमें से कितने बच्चे हैं जो आकर मुझे मॉर्निंग में हक करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी। और जब तक मैं अपना हैंड वेव ना कर दूं तब तक वो वहीं खड़े रहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, एंड आई वुड वेव हैंड, देन ओनली दे विल मूव। They are equally lovable, adorable to us. हम जानना चाहते हैं जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है किस बोर्ड से वो एफिलेटेड है, उसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपका विज़न कुछ विशेष है और स्कूलों से, वो और स्कूलों के भीड़ से किस प्रकार से अलग है वो आपने बता दिया कि हमें संस्कृति से जोड़कर और विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पैमाने पर लेके जाना है उन बच्चों को। तो स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल भी है, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ स्कूल की तरफ से है जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए?
देखिए वी आर एफिलिएटेड टू CBSE जी एंड वी आर अ डे कम रेजिडेंशियल स्कूल। जी तो हमारा एक बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड हॉस्टल है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों के लिए AC रूम्स हैं, बहुत अच्छा हमारा मेस है, यू नो। आई ऑल्सो ईट फ्रॉम द सेम किचन कि आई एम द पार्ट ऑफ हॉस्टल। मेरा अकोमोडेशन भी स्कूल कैंपस में है, तो बहुत ही डिलीशियस फूड प्रोवाइड होता है। वी हैव IITians एंड NIITians स्टेइंग इन आवर कैंपस। तो बच्चों की जो स्टडीज़ होती है वो दे आर अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स। क्या बात ठीक है, तो बच्चे जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, आप देखेंगे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बहुत अप जाते हैं, राइट। बिसाइड्स दैट वी हैव ऑल द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल। वी हैव अ नेशनल साइज स्विमिंग पूल इन द स्कूल। तो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो इवनिंग में भी स्विमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो आफ्टर स्कूल वी गिव स्विमिंग सेशंस टू द चिल्ड्रन। We have basketball ground, we have volleyball ground, we have cricket pitch, we have athletic field with us. So we are dealing in all the sports. Indoor sports are there, chess is there, table tennis is there, this carom is there. So हम बच्चों की सभी स्पोर्ट्स नीड को भी कैटर करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू दैट हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को मीट आउट करते हैं। सो वी हैव अ रोबोटिक लैब। आप कह सकते हैं कि क्लास 1 से बच्चे एक मिनी इंजीनियर हो जाते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ मिनी इंजीनियरिंग लैब। फिर मैंने बात की थी आपको 4 स्किल्स में क्रिएटिविटी की बात की थी, तो वी हैव अ स्टीम लैब जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, एक थ्योरेटिकली आप किसी चीज़ को सुनते हैं, टीचर आता है क्लास में लेक्चर देता है, चला जाता है, कितना बच्चा कितना % अंडरस्टैंड कर पाता है, यू आर नॉट श्योर, क्योंकि हमारी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। फिर बच्चा कुछ विजुअल्स देखता है, जैसे हमारी सभी क्लासेस जो हैं उसमें स्मार्ट बोर्ड्स हैं, राइट। तो ऑडियो वीडियो के थ्रू बच्चा उसको एक थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करता है। बट वही बच्चा जब उसी चीज़ को एक्टिविटी में करता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। बच्चा उसको के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। अच्छा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तो वो हमारी स्टेम लैब है। हमारे पास वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है जहाँ पर हमारे पास 40 कंप्यूटर्स हैं एंड एवरी चाइल्ड गेट्स अ पर्सनल कंप्यूटर। क्या बात है, बहुत उम्दा, राइट। और इसके अलावा जो साइंस लैब्स हैं, आप देखिए वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की साइंस लैब्स हैं हमारे पास। Besides that, we have music room, dance room. A separate room is there for music. A big dance room is there. एक मल्टीपर्पज़ हॉल है हमारे पास, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है। 3rd लैंग्वेज हमारे पास फ्रेंच है, वी टीच, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट बन गई है। देयर शुड बी 1 एक्स्ट्रा लैंग्वेज दैट द चाइल्ड शुड लर्न। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। मैम, हम जो जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, हम उनको भी जानना चाहेंगे। उसके अलावा जब बच्चों को कोई इंस्पायर करने की बात होती है, तो क्या कोई गेस्ट लेक्चरर इस प्रकार की कोई पर्सनैलिटीज़ को आप बुलाते हैं जो उन बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि हम DPS से ही निकले थे और आज इस मुकाम पर है, और जब वो बच्चे अपनी आँखों से उस DPS की उपलब्धि को देखते तो उनके मन में भी कोई टारगेट निश्चित होता है कि हमें ये कुछ ऐसा करना है, तो इस प्रकार का विजन भी लेके चलेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास टाइम टू टाइम हम बच्चों के सेशंस करवाते हैं। इट इज़ लाइक डिफरेंट टॉपिक्स पर उनके सेशंस होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, various workshops and seminars are conducted for the students. Abhi recently, like in past 1 year, I think it has been 1 year, we conducted an online session with a space scientist, जी, है ना। तो इस तरह से, और हमारी गीता यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिग्निटरीज आते हैं, दे एड्रेस चिल्ड्रन। तो बच्चों की अलग अलग टीम्स पर थिएटर आर्टिस्ट आते हैं, दे ट्रेन द चिल्ड्रन इन थिएटर। ये थिएटर अपने आप में एक कंप्लीट आर्ट है, बिल्कुल, तो वो आते हैं, वो लोग बच्चों के साथ बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करते हैं। बच्चों के जो थॉट्स है ना, उनको वी हैव टू, एज आई सेड ना, वी हैव टू ब्रॉडन देयर होराइजन। अपनी सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ की सोच से आगे सोचना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे सेशंस हम लोग करते रहते हैं। आई माई सेल्फ कंडक्ट रेगुलर असेंबली सेशन विद द किड्स।
तो बच्चों के साथ किसी ना किसी टॉपिक को लेकर, और सेशन ऐसा नहीं होता कि जिसमें मैं ही कुछ बोल रही हूँ, वो सेशन ऐसा होता है कि जहाँ पर हम इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ। आप कभी आकर देखें मेरा असेंबली प्रोग्राम, तो यू विल रियलाइज़ कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 2, 3, 4 में हैं, वो कितना अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, इक्वल टू व्हाट आई से। You know, they have their own thoughts, so they can participate in the discussion with me. So you can understand कि बच्चों की thought process किस लेवल तक है, you know? मैम, हम जो जानना चाहते हैं, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ साझा कर दी। एक जो स्कूल होता है, कोई भी स्कूल होता है, वो सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। वहाँ एक इकोनॉमिकली साउंड व्यक्ति भी रहता है समाज में, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भी लोग जुड़े होते हैं। तो किस प्रकार से दिल्ली पब्लिक स्कूल एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा हुआ, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन इकोनॉमिकल रीज़न की वजह से स्कूल की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, क्या इस दिशा में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इनिशिएटिव लेता है? क्या कोई स्कॉलरशिप स्कीम है? क्या कोई एडमिशन के दौरान कोई ऐसी विशेष रियायतें हैं जिनका फ़ायदा उठा के एक आम बच्चा भी दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक प्रतिष्ठित जो एक अपने आप में नाम है संस्था का, उस संस्था के साथ जुड़ के वो अपना भविष्य बना सकता है? बिल्कुल। अभी सबसे पहले बात मैं करूँगी, हमारी 11th क्लास में हम स्कॉलरशिप स्कीम्स रखते हैं फॉर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। एंड कैन यू बिलीव कि हम उनसे ट्रांसपोर्ट भी चार्ज नहीं करते। Absolutely free education for class 11th students जिनके बोर्ड में मेरिट आती है। Those who have been meritorious candidates in 10th class board exams, वो बच्चे बिना किसी झिझक के दिल्ली पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए absolutely free education है। हम ट्रांसपोर्ट भी चार्ज नहीं कर रहे हैं उन बच्चों से, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। देन स्पोर्ट्स स्टार्स है, those who have performed at district level, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसके अकॉर्डिंग उनकी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। कैन यू बिलीव हम 90% तक स्कॉलरशिप देते हैं फॉर स्पोर्ट्स कैंडिडेट। क्या बात, क्या बात, ना? बहुत उम्दा। हाँ, बिसाइड्स दैट हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी अलग से प्रिविलेजेस है। तो स्कूल जो है वो, देखिए, स्कूल तो समाज का ही हिस्सा है ना। बिल्कुल। तो समाज के साथ तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम यहाँ पर एक बहुत बड़े मोटिव के लिए है, हमारा लक्ष्य ही एक छोटे शहर में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि पैसों की वजह से कोई बच्चा पिछड़े, लेकिन उसके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए बच्चे के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली वी केटर दोज नीड्स, ठीक है। बिसाइड्स दिस हम बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी सामाजिक कामों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वेदर इट कम्स टू एनवायरनमेंट, अभी हम लोगों ने 2 अक्टूबर पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके साइकिल रैली की थी टू सेव एनवायरनमेंट। हमारा एक एंटी पॉलीथीन कैंपेन चला था, बच्चे नियर बाय विलेज में गए थे और वहाँ की क्लीनलीनेस को देखा, प्लस वहाँ के जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं लोग, उसके लिए मोटिवेट किया दैट यू शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन्स। एक रोटी रथ करके ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो हमने बच्चों को वो मोटिवेट किया कि दे शुड डोनेट दैट, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कामों को लेकर यहाँ से हम जो नियर बाय विलेजेस हैं वहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैसे चला सकते हैं, वो सभी चीज़ों को लेकर हम अपने बच्चों को भी मोटिवेट करते रहते हैं, और बच्चे भी उसी एंथुजियाज़म के साथ स्कूल के साथ काम करते हैं। जी मैडम, आपसे चर्चा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत इंस्पायरेशनल थॉट्स निकल के आ रहे हैं समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए। हर टीचर बात करता है, और ये मैं पहली बार किसी ऐसी पर्सनैलिटी से पूछ रहा हूँ, शिक्षाविद से, क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव है। हर शिक्षाविद जब बच्चा सक्सेस हो जाता है उसका क्रेडिट लेता है कोई भी स्कूल, टीचर या एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन जब वही उसी इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा असफल होता है या किसी गलत राह पर चलता है, उसका श्रेय लेने के लिए ना तो कोई टीचर आगे आता है, ना कोई इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट आती है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी किसी न किसी को तो लेना चाहिए। इस दिशा में इस प्रश्न का मैं जवाब आपसे चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, लंबा अनुभव रहा है,
क्या निश्चित तौर पर इस विषय पर भी कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? किसकी कमी की वजह से वो रास्ता भटक पाया? देखिए, सबसे पहले तो आपने सफलता की बात की। सफलता का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। आज मैं यहाँ से 2 किलोमीटर चलना चाहती हूँ, जी। हो सकता है मैं ना चल पाऊँ 2 किलोमीटर मुझे चलना है, क्योंकि मैं हमेशा गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो मैं वो मेरे लिए असफलता होगी। और अगर मैंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर और वो 2 किलोमीटर चल लिया तो वो मेरे लिए सफलता होगी। तो सफलता तो छोटी छोटी चीज़ों में है। हम सफलता के बड़े बड़े आयाम क्यों डिसाइड करते हैं कि हमारी बच्चे को एक IAS ऑफिसर बनना है? एक सफल इंसान होना भी बहुत बड़ी बात है। जी। आज आप देखिए कि लोगों की पर्सनल लाइफ में कितने फेलियर्स आप देखते हैं। जो अपने आप को अपनी फैमिली में एस्टैब्लिश कर पा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी सफलता है। तो सबसे पहले तो हमें सफलता की डेफिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा कि कोई बच्चा किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया तो वो सफल है। सफल तो कुछ सोचा और उस चीज़ को अचीव कर लिया, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सफलता कभी रुक नहीं सकती ना। मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहती थी, मैं अच्छी टीचर बन गई, उसके बाद फिर लगा नहीं अब तो वाइस प्रिंसिपल बनना चाहिए, तो वाइस प्रिंसिपल बन गई। फिर लगा नहीं अब प्रिंसिपल बनना चाहिए, तो प्रिंसिपल बन गए। अब प्रिंसिपल बनने के बाद और कुछ थॉट्स होंगे कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, तो जब वो अचीव कर लेंगे तो वहाँ सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो सफलता की आयाम को चेंज करना होगा, है ना। दूसरी बात रही कि हम वो अगर बच्चा हमारा किसी गलत राह पर गया है तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? देखिए, बच्चा है क्या, हम सभी क्या हैं? हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। क्या बात? देखिए, हमारे माँ बाप जो करते रहे हमने उनसे कुछ सीखा, हमारे टीचर्स जो करते रहे हमने उनसे कुछ सीखा, हमारे समाज में जो गतिविधियाँ चलती रही हैं आसपास हमने कुछ वहाँ से सीखा। ठीक है। अब क्योंकि बच्चा एक बड़ा डेलिकेट माइंड है बच्चे का, तो कुछ भी चीज़ उसको फैसिनेट कर सकती है। ठीक है। अगर उसको सही टाइम पे पहचान लिया गया और उसको सही गाइडेंस मिल गई तो बच्चे का ट्रैक चेंज हो जाएगा और सही काउंसलिंग मिली। और वही उस बच्चे का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा और उसको छोड़ दिया तो उसको तो जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। बालक बुद्धि है ना, यू नो, द चाइल्ड माइंडसेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी, एनीथिंग कैन अट्रैक्ट दैट चाइल्ड। तो बच्चे को तो हम दोष नहीं दे सकते, ठीक है, और ना ही बच्चों को टैग कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि एक किसी एज में अगर वो बच्चा पहुंच गया, मान लीजिए वो बड़ा भी हो गया, तो बड़े होने हर एज में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आप अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे बन सकते हैं। तो बस उसको हैंड होल्डिंग चाहिए। तो एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक बच्चा हमारे पास है हम उसकी हैंड होल्डिंग करें, पेरेंट्स घर पे हैंड होल्डिंग करें। एक छोटी सी शिकायत है मेरी, एक्चुअली क्या है कि स्कूल तो बहुत कुछ करते हैं और करना चाहते हैं, उसमें समाज के सभी हिस्सों को साझेदारी करनी पड़ेगी, निश्चित तौर पे, यू नो, ऑल द स्टेक होल्डर्स विल हैव टू कम टुगेदर। हमें आज की ज़िंदगी का स्ट्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हम अभी भी बात कर रहे थे सफलता की, हम वहीं सफलता असफलता के बीच में जूझते रह जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब जब आप स्ट्रेस से डील करते हैं तो आप कोई भी टेम्परेरी स्केप को ढूंढते हैं। वो टेम्परेरी स्केप मंदिर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, वो टेम्परेरी स्केप म्यूज़िक भी हो सकता है, और वो टेम्परेरी स्केप ड्रग्स भी हो सकते हैं। चूज करना, देखिए वो वही मैंने बोला ना कि स्ट्रेस को ही ख़त्म करना पड़ेगा ना। चूज़ तो बाद में करने की बात आती, सबसे पहले हमें उस स्ट्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें हैप्पीनेस कोशिएंट को बढ़ाना पड़ेगा। सफलता की बात करने से ज़्यादा हमें बात हैप्पीनेस, खुशियों की बात करनी चाहिए, दैट एवरी चाइल्ड शुड बी अ हैप्पी चाइल्ड। और वो बच्चा हैप्पी कब बनेगा? जब मैं हैप्पी होंगी, जब आप हैप्पी होंगे, जब पेरेंट्स हैप्पी होंगे। तो हैप्पीनेस जनरेट करना पड़ेगा कि लाइफ का पार्ट है, यू नो, फेलियर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। आप क्या सोचते हैं कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ तो मैं ज़िंदगी में मैंने कोई फेलियर्स नहीं देखे?
ये जो सफलता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ फेलियर्स। क्या बात है, देखिए मैं भी IAS बनना, फेलियर्स के बाद ही सफलता मिलती है। देखिए फेलियर्स में होते हैं लाइफ में, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जी। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने सोची वो मिले आपको। जो मिल रहा है उसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है। देखिए यही बात है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी और उनको स्ट्रेस से दूर करना जी। पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही स्ट्रेस फ्री हो। क्या बात है, क्या बात है है। ना? बहुत उम्दा मैम, आपने बहुत कीमती अपना समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। लेकिन क्योंकि आपकी शिक्षाविद होने के नाते से आपका लंबा अनुभव है, जाते जाते जो दर्शक, लाखों दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, देखेंगे, उनके लिए कोई प्रेरणादायक आपका कोई मैसेज लाइफ में, किस प्रकार से वो आगे बढ़ें और एक अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे जो कहते हैं विश्व गुरु की तरफ हम दोबारा से बढ़ चले, उस दिशा में वो भी अपना कुछ योगदान दे पाएँ, ऐसा कुछ मैसेज आपकी तरफ से? कि विश्व गुरु बनने के लिए तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारी विरासत क्या है, हम कहाँ से उठे हैं। उसके साथ साथ हमें अपनी कमियों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए जब तक हम अपनी कमियों को नहीं समझेंगे, इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। जी। यू नो, आज को अगर हर कोई इंसान अपने आप को सही प्रूव करने में लग जाएगा तो हाउ वुड वी इम्प्रूव। तो सबसे पहले चाहे वो देश के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो या स्कूल के स्तर पर हो, हर एक इकाई को सबसे पहले तो अपनी कमियों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और कमियां होना कोई खराब बात नहीं है। वी आर ह्यूमंस, वी आर बॉर्न विद एरर्स, यू नो। तो उनको समझ के तब क्या काम करना है, उसमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसको समझना पड़ेगा। और मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगी कि एक सफल समाज से ज़्यादा ज़रूरत है एक खुश समाज की, जहाँ पर खुशियाँ हों, जहाँ पर लोग हैप्पी हों, जहाँ पर लोगों के फेसेस पे स्माइल हो। ठीक है, तो स्माइल इज़ अ वेरी लॉन्ग वर्ड बिकॉज इट हैज़ अ माइल इन इट। तो वी हैव टू मूव, वी हैव टू वॉक टू दैट माइल ना, सो दैट पूरा समाज एक सुखी और हैप्पी समाज बन सके। और उसमें डेफिनेटली स्कूल्स का बहुत बड़ा योगदान है। जी। चलिए मैडम, थैंक यू, आपका विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आज की जो एक चर्चा हुई है, जिस एक प्रश्न का जवाब मैं बहुत लंबे समय से अनेकों डिग्निटरीज से मैं जानना चाहता था, उस विषय का समाधान हमें भी मिल गया और वो समाधान आप तक भी है। निश्चित तौर पर सफलता का हमने उसका पैमाना अपने हिसाब से हमने बना दिया, जबकि सफलता और असफलता कोई पैमाना नहीं है। एक जिस प्रकार से ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम रजनी गुप्ता जी ने बताया कि एक स्माइलिंग, खुशहाल समाज, खुशहाल परिवार और फिर शिक्षा जैसा एक सूर्य की रोशनी जैसा एक जब प्रतिबिंब आपको दिखेगा तो निश्चित तौर पर एक सुनहरे समाज का स्वप्न, सुनहरे देश का और सुनहरे विश्व का स्वप्न हम साकार कर पाएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।